हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड रिमेनिंग चैप्टर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग। देन हमने पढ़ा था पेस्टोरलिज्म के बारे में। अनदर टॉपिक वाज एग्रीकल्चर, जिसमें हमने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। एंड अब हमको पढ़ना है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो देखो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जहाँ पर जो है एक फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं ताकि उसको एज अ फार्म यूज़ कर सकें, और वहाँ पर जो है लार्ज स्केल में किसी एक क्रॉप को कल्टिवेट करते हैं फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। एंड ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियंस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जहाँ पर हमको कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स गिवन है। फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो फर्स्ट इज लार्ज इस्टेट्स, विच मीन्स बहुत ही ह्यूज फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स इतना बड़ा फार्म को जो मैनेज करना है तो ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। उसके अलावा मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है। देन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, बिकॉज ह्यूज फार्म्स होते हैं तो वहाँ पर लेबर वर्क पॉसिबल नहीं हो पाता है, दैट इज़ वाई साइंटिफिक मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है, विच मीन्स कि एक फार्म पर जो है हम सिंगल क्रॉप का ही कल्टिवेशन करते हैं इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। एंड उसके अलावा एक गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए जो कि स्टेट्स को, विच मीन्स फार्म्स को फैक्ट्रीज और मार्केट से कनेक्ट कर सके, लिंक करे, ताकि प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजीली पॉसिबल हो सके। ओके, तो इसके अलावा हमको देखना है कि कुछ कंट्रीज़ ने कहाँ कहाँ पर जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश किया है। तो वेरी फर्स्ट इज फ्रेंच ने कोकोआ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन को इस्टेब्लिश किया है वेस्ट अफ्रीका में। एंड ब्रिटिशर्स ने लार्ज टी गार्डन्स को इस्टेब्लिश किया है इंडिया एंड श्रीलंका में। रबर प्लांटेशन को मलेशिया में। एंड उसके अलावा शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशंस को वेस्ट इंडीज़ में। नेक्स्ट, स्पेनिश एंड अमेरिकन्स ने इन्वेस्ट किया है कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशंस में, दैट इज इन फिलीपींस। उसके अलावा कुछ कॉफ़ी फेजेंडास जो कि ब्राज़ील में है वो अभी भी मैनेज किए जाते हैं यूरोपियंस के थ्रू। फेजेंडास का मतलब होता है लार्ज प्लांटेशंस। तो यहाँ पर हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया, जहाँ पर वी हैव टू लर्न फ्यू 4-5 पॉइंट्स, दैट इज़ कि यूरोपियंस के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देन फ्यू इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, उसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है प्लांटेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एंड उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को देखना है जो कि हाईली इंगेज्ड हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। नाउ आवर टॉपिक इज एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन। तो इस टाइप के एग्रीकल्चर में ग्रेन्स का कल्टीवेशन किया जाता है लार्ज फार्म्स पे ह्यूज अमाउंट में फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, विच मीन्स यहाँ पर जो है ग्रेन्स का कल्टीवेशन किया जाता है लार्ज फार्म्स में ताकि वो उनको मार्केट में सेल कर सके। सो बेसिकली इस टाइप के एग्रीकल्चर को सेमी एरिड लैंड्स की इंटीरियर पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। एंड जो यहाँ पर प्रिंसिपल क्रॉप होती है दैट इज़ वीट। उसके अलावा कुछ और भी क्रॉप्स हैं लाइक कॉर्न, बार्ले, ओट्स एट्सेट्रा। एंड जो फार्म्स होते हैं वो बहुत ही बड़े साइज़ में होते हैं, ह्यूज फार्म्स होते हैं जहाँ पर कल्टीवेशन होता है। इसलिए जो सारे के सारे कल्टीवेशन के ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होते हैं फ्रॉम प्लाइंग टू हार्वेस्टिंग, ये सारा का सारा मैकेनाइज्ड होता है, मशीन्स के थ्रू होता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। तो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर है ज़्यादातर डेवलप्ड पार्ट्स में होता है, प्रैक्टिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड द टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। तो दीज लोकेशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मैप पॉइंट ऑफ व्यू। आपको मैप पे लेबल करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि जो फार्म्स होते हैं वो मॉडरेट साइज़ के होते हैं, विच मीन्स मीडियम साइज्ड। और जो क्रॉप्स मेनली मिक्स्ड फार्मिंग में करी जाती हैं, दीज आर वीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स। तो फॉडर क्रॉप्स जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं मिक्स्ड फार्मिंग का। और क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर सॉइल फर्टिलिटी। तो देखो, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक फार्म है, एक लैंड है जहाँ पर हमने एक क्रॉप कल्टीवेट करी, देन उसके बाद में हमने वही सेम क्रॉप करने की जगह हमने दूसरी क्रॉप करी, तो ये हो जाता है क्रॉप रोटेशन। एंड इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक जो फील्ड है हमने सेम टाइम पीरियड पर उसमें मोर देन वन क्रॉप को कल्टीवेट किया, तो ये हो जाता है इंटरक्रॉपिंग।
इंटरक्रॉपिंग में हम एक फील्ड पे एक ग्रोइंग टाइम पीरियड पर हम 2-3 फसल को करते हैं। होप इट इज़ क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पर हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है, विच इज़ कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है। यहाँ पर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है मेनली फार्म की मशीनरी पर, फार्म को मैनेज करने में, फार्म को तैयार करने में। उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है एंड ऑल्सो ग्रीन मैन्योर्स का यूज़ होता है। इसके अलावा इस टाइप की फार्मिंग के लिए फार्मर्स की एक्सपर्टाइज एंड स्किल भी नीडेड होती है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डेयरी फार्मिंग। तो देखो, डेयरी फार्मिंग इज़ कंसर्न विद मिल्क, जहाँ पर मिल्क से रिलेटेड जो है एनिमल्स की रियरिंग करी जाती है। ये एक एडवांस और एफिशिएंट तरीका है जहाँ पर जो है उन एनिमल्स की रियरिंग करी जाती है, उन एनिमल्स को पाला जाता है जो कि हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो ये वाला जो फार्मिंग है ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, बिकॉज यहाँ पर जो है एनिमल्स का पूरा टेक केयर करना पड़ता है एंड एनिमल्स की जो रहने की जो प्लेस हम बनाते हैं, एनिमल शेड्स, उसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज़ जैसे कि फॉडर वगैरह को रखने की जो स्पेस होता है, उसके अलावा मिल्चिंग मशीन्स का मतलब होता है जो दूध निकालने की मशीन्स होती हैं वो। तो ये सारी चीज़ें भी जो है खर्चा को ऐड करती हैं, तो इसकी वजह से भी ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। स्पेशल एम्फेसिस होता है, स्पेशल ध्यान दिया जाता है कैटल ब्रीडिंग पे, हेल्थ केयर पे, उसके अलावा वेटरनरी सर्विसेज पे। कैपिटल इंटेंसिव के साथ साथ ये हाईली लेबर इंटेंसिव भी होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कैटल की फीडिंग का एंड ऑल्सो ऑफ दैट मिल्चिंग। तो यहाँ पर जो है ऑफ सीज़न नहीं होता है पूरी साल में, जैसा कि क्रॉप रेजिंग में होता है। अब डेयरी फार्मिंग मेनली अर्बन या इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास में प्रैक्टिस करी जाती है, बिकॉज यहाँ पर हमको पास में ही मार्केट मिल जाता है फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन, इन चीज़ों में जो है डेवलपमेंट हुआ है, प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस में इंक्रीज हुआ है, तब से डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की ड्यूरेशन जो है वो बढ़ गई है, विच मीन्स हम ज़्यादा टाइम तक डेयरी प्रोडक्ट्स को फ्रेश रख सकते हैं और ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब जो है हमको वो रीजन्स देखने हैं जहाँ पर कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग होती है। तो अमंग देम लार्जेस्ट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सेकेंड है कनाडा एंड थर्ड बेल्ट इंक्लूड्स साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। ओके, तो नेक्स्ट इज़ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, विच मीन्स इसको प्रैक्टिस किया जाता है टू अर्न मनी। अब मेडिटेरियन एग्रीकल्चर मेडिटेरियन सी के दोनों साइड्स में प्रैक्टिस किया जाता है, एज इन यूरोप एंड इन नॉर्थ अफ्रीका, उसके अलावा सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो रीजन है ये इंपॉर्टेंट सप्लायर है सिट्रस फ्रूट्स का, और इस रीजन की स्पेशलिटी है विटीकल्चर, दैट इज़ ग्रेप कल्टीवेशन। एंड जो भी बेस्ट क्वालिटी वाइन्स जो कि वर्ल्ड में प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम द हाई क्वालिटी ग्रेप्स, वो इसी रीजन से प्रोड्यूस होती हैं। उसके अलावा ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करेंट्स एंड ऑल्सो ये रीजन ऑलिव्स एंड फिग्स का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का एक एडवांटेज ये भी है कि ये वैल्यूएबल क्रॉप्स जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करता है विंटर सीजन में, जब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में। सो ये प्लस पॉइंट हो जाता है, इससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। और ये जो कल्टीवेशन होता है स्पेशली अर्बन मार्केट्स के लिए ही होता है। जो फार्म्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और ऐसी जगह पर लोकेटेड होते हैं जहाँ पर गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, विच मीन्स कि अर्बन सेंटर से लिंक करता हुआ ट्रांसपोर्टेशन हो, जिससे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ईजिली पॉसिबल हो सके। एंड दूसरी चीज़ ये कि ट्रांसपोर्टेशन अर्बन सेंटर से लिंक करता हुआ उनसे जुड़ा हुआ हो, बिकॉज जो अर्बन पीपल होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल पीपल वो ज़्यादा रिच होते हैं, तो यहाँ पर जो है इन चीज़ों को कंज्यूम ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा इस टाइप का जो एग्रीकल्चर होता है ये कैपिटल इंटेंसिव भी होता है एंड लेबर इंटेंसिव भी होता है। मेनली जो चीज़ें होती हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है दैट इज़ इरिगेशन पैटर्न पे, उसके अलावा HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स। इसके अलावा ग्रीन हाउस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग का यूज़ किया जाता है कोल्डर रीजन्स में जहाँ पर सनलाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो इस वजह से वी कैन से इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव। सो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
एंड द मेडिटेरियन रीजन्स। और नीदरलैंड्स की स्पेशलिटी है ग्रोइंग फ्लावर्स। उसके अलावा यूरोप की जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होती हैं वो ज़्यादा ग्रो करी जाती हैं, स्पेशली ट्यूलिप्स। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है कि जिन रीजन्स में जो फार्मर्स स्पेशली वेजिटेबल्स ही करते हैं तो वहाँ पर फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो फार्म से मार्केट तक का डिस्टेंस होता है वो ट्रक्स के थ्रू कवर कर लिया जाता है ओवरनाइट, तो इसलिए वहाँ पर नाम पड़ गया ट्रक फार्मिंग। अब मार्केट गार्डनिंग के अलावा वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वहाँ पर फैक्ट्री फार्मिंग भी होती है। फैक्ट्री फार्मिंग मीन्स एनिमल रियरिंग, जहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता है, उनको स्पेशल फूड खिलाया जाता है जिससे वो जल्दी ग्रो कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोवाइड करे, फॉर एग्जांपल एज इन केस ऑफ कैटल। तो इसमें बेसिकली पोल्ट्री और कैटल रियरिंग करी जाती है जहाँ पर स्टॉल्स और पेन्स में रखते हैं एनिमल्स को और उनको प्रॉपर फीडिंग करी जाती है, उनको डिजीज़ के अगेंस्ट सुपरवाइज किया जाता है। मीन्स कोई भी डिजीज़ स्प्रेड ना हो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है बिकॉज यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल, मशीनरी, अलग अलग तरह के काम करने के लिए, वेटरनरी सर्विसेज और हीटिंग एंड लाइटनिंग, इन पर्पज़ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा इनका इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ये पोल्ट्री फार्मिंग और कैटल फार्मिंग जो होती है वो ब्रीड सिलेक्शन और साइंटिफिक ब्रीडिंग के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, तो नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो खुद को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एज इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड उसके बाद में वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उन लोगों के पास में वो सारे इकट्ठे लाते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छी, एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर सकें। कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक और फ़ायदा ये है कि सारे के सारे जो इनपुट्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड हो जाते हैं, जस्ट इन केस सबके पास में सारे इनपुट्स नहीं है, बट जब वो सब एक साथ आते हैं देन वो हर किसी को अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को फेवरेबल टर्म्स पर बेच पाते हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था इट वाज अबाउट अ सेंचुरी बिफोर, बट अभी वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे कि डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन, इटली। और डेनमार्क में वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है कि प्रैक्टिकली आज के टाइम पर हर एक फार्मर जो है कोऑपरेटिव का मेंबर बन चुका है। एंड इसी के साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिटेल्ड प्राइमरी एक्टिविटी दैट इज़ एग्रीकल्चर वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है माइनिंग के बारे में। सो वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज़ व्हाट इज़ माइनिंग। देखो, माइनिंग क्या होता है कि कोई भी जियोलॉजिकल मटेरियल या फिर मिनरल जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ सरफेस से, तो इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। अब मिनरल्स की जो डिस्कवरी हुई है इसको हम काफ़ी सारी स्टेजेस में जानते हैं एज इन कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। तो ये जो मिनरल्स हैं इनका यूज़ एंशियंट टाइम्स में होता था टूल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए। बट जो माइनिंग का जो प्रोसेस है इसका जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ में हुआ है और तब से जो है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती ही जा रही है। ओके, तो लेट्स सी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उनमें दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स एंड अनदर इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो फिजिकल फैक्टर्स में आ जाता है साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस। वहीं पर इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाएगा डिमांड ऑफ मिनरल, कौन से मिनरल्स की डिमांड ज़्यादा है, किसकी कम है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज, मीन्स किसी भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है वो है या नहीं। कैपिटल होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। अनदर लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स विच अफेक्ट माइनिंग एक्टिविटी। इसके अलावा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइनिंग और वी कैन से मेथड्स ऑफ माइनिंग। सो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अकरेंस एंड द नेचर ऑफ द ओर, माइनिंग जो है टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज सरफेस माइनिंग एंड अनदर इज अंडरग्राउंड माइनिंग। तो जो सरफेस माइनिंग होती है उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी और चीप वे होता है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का, जो कि सरफेस के पास में ही होते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सरफेस पर ही होते हैं, मतलब थोड़ी बहुत लेयर हटाने के बाद में हम उनको निकाल सकते हैं। तो इनमें जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अंडरग्राउंड माइनिंग। और इसमें जो आउटपुट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी जल्दी भी निकलता है, दैट इज़ लार्ज एंड रैपिड। नेक्स्ट इज़ अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, इसको हम शेफ्ट मेथड भी कहते हैं। तो ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी मिनरल या कोई भी ओर जो है अर्थ सरफेस के काफ़ी ज़्यादा अंदर होती है।
सो इस टाइप का जो मेथड होता है उसमें जो है हम वर्टिकल ऐसे इस टाइप से शाफ्ट्स बनाते हैं। उसके बाद में ये जो गैलरीज बनाई हुई हैं यहाँ से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो इस टाइप की जो माइनिंग है उसके लिए हमें स्पेशली डिज़ाइन लिफ्ट्स चाहिए होती हैं, ड्रिल्स, उसके अलावा हॉलेज व्हीकल्स एंड वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए होता है सेफ्टी के लिए और एफिशिएंटली मूवमेंट हो सके, इसलिए लोगों का भी और मटेरियल्स का भी। ऑल्सो ये जो मेथड होता है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। कई बार पॉइजनस गैसेस की वजह से या वहाँ पर आग लग जाने की वजह से कई सारे फैटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि कई सारी कंट्रीज़, अफ्रीका की, कुछ साउथ अमेरिका की एंड एशिया की, उनकी अबाउट 50% अर्निंग मिनरल से ही होती है। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बाय।